डॉक्टर सुल्तान ने वक्त देखा और अगले आने वाले मरीज का इंतज़ार करने लगा। इसके सामने रखी लिस्ट के मुताबिक वो आखिरी मरीज था। इसके बाद लंच ब्रेक था, फिर इसे एक अहम ऑपरेशन करना था। दरवाज़ा खुला तो अंदर आने वाला शख्स 50 साल की उम्र का खुशपोश इंसान था। इसके सर के सारे बाल सफ़ेद और बड़ी हुई मूछ दाढ़ी में सफ़ेद और काले बाल थे। इसकी आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा था। वो पुरवकार अंदाज में चलता हुआ डॉक्टर सुल्तान के पास पहुंचा और उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। जी फरमाइए, क्या मसला है जमाल साहब? डॉक्टर सुल्तान ने अपनी पेशावर मुस्कुराहट के साथ पूछा। इसके सामने रखी हुई लिस्ट के मुताबिक आखिरी मरीज जमाल था। मुझे कोई मसला नहीं है और ना ही मुझे कोई बीमारी है, इसने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा। आपके साथ कोई और मरीज है? डॉक्टर सुल्तान ने अगला सवाल किया। मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई और मरीज नहीं है, इसने इसी इत्मीनान से जवाब दिया। आपको कोई मसला और बीमारी नहीं है और आपके साथ कोई मरीज भी नहीं है, फिर यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर सुल्तान को हैरत हुई। जमाल ने मुतानत से कहा, आप एक मसरूफ डॉक्टर हैं, दिन रात पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाने के अलावा आपके पास कुछ और सोचने का वक्त भी नहीं है। कभी आपने सोचा इस शहर में आपका एक दुश्मन भी है? जमाल की बात सुनकर डॉक्टर सुल्तान उसको हैरत से देखने लगा। मैं आपकी बात नहीं समझा, मैं सादा अल्फाज में समझा देता हूँ। कोई ऐसा है जो आपकी जान का दुश्मन है और वो आपको जान से मार देना चाहता है। जमाल ने अपनी आंखें डॉक्टर सुल्तान के चेहरे पर जमा दी। ये क्या बकवास और कैसा मजाक है? डॉक्टर सुल्तान को गुस्सा आ गया। ना ही ये बकवास है और ना ही मजाक है, मैं बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ। कोई आपकी ताक में है और मौका मिलते ही वो आपको जान से मार डालेगा। जमाल बोला, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। डॉक्टर सुल्तान ने अपना हाथ इंटरकॉम की तरफ बढ़ाया तो वो बोला, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपकी फीस भरकर चेकअप कराने आया हूँ। आप कोई ऐसी बात करेंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, बल्कि मैं आपको उल्टा फंसा दूंगा। मैंने कोशिश की थी कि आपसे कहीं बाहर मिल लूँ, मगर आपसे मिलना मुश्किल था, इसलिए आपकी फीस अदा करके आपके सामने बैठा हूँ। आपकी बेटी की शादी से पहले वो आपको मार देगा। अपनी हिफाजत के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। तुम मेरे हमदर्द क्यों बने हुए हो? तुम्हारा इसमें क्या मतलब है? डॉक्टर सुल्तान अंदर से घबरा गया। वो मुस्कुराया और बोला, पहले आप मुझे वो पैसे वापस करें जो मैंने आपकी फीस दी है, इसके बाद आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुल्तान चुप उसका चेहरा देखता रहा। डॉक्टर सुल्तान ऐसा भी बहादुर नहीं था कि वो ये सब सुनकर बेपरवाही से नाक पर बैठी मक्खी की तरह इन बातों को उड़ा देता। इसने दराज से अपना पर्स उठाया और इतने पैसे निकालकर इसके सामने रख दिए जितनी इसने फीस अदा की थी। जमाल ने वो पैसे लेकर अपने पर्स में रखे और अपनी जगह से उठकर बोला, ये तय है कि वो आपको फसीहा की शादी से पहले मार देगा। आपका बचना मुश्किल है। मैं महज आपको आगाह करने के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर सुल्तान जल्दी से उठा और इसके सामने खड़ा हो गया। कौन है वो? डॉक्टर सुल्तान की आवाज़ में लर्जिश थी। वो आपका खामोश दुश्मन है, वो फनकारी आवाज़ में बोला। डॉक्टर सुल्तान का चेहरा फक हो गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी पुलिस को इत्तला करता हूँ। पुलिस या किसी और को इत्तला करेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। वो एक मुनज़्ज़म गिरोह है, इसलिए अपना बचाव खुद करें। काम के अलावा घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, मेल जोल बहुत कम कर दें और इर्द गिर्द नज़र रखें। दूसरी बात यह है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपके मरीज़ की हैसियत से आया हूँ। जो बात हम दोनों के दरमियान हुई है इससे साफ मुकर भी सकता हूँ। तुम ये सब कैसे जानते हो? डॉक्टर सुल्तान ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। वो मुस्कुराया। जराइम पेशा लोगों का हिस्सा हूँ, बात कान में पड़ी तो आपको बताने आ गया। बस इतना समझ लीजिए कि दुश्मन आपसे दूर नहीं है। आपका मोबाइल फ़ोन बज रहा है। इसने कहते ही इस मेज़ की तरफ इशारा किया तो डॉक्टर सुल्तान ने गर्दन घुमाकर उस जानिब देखा और मेज़ के पास जाकर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया तो कोई बेल नहीं हो रही थी। डॉक्टर सुल्तान ने इसी वक्त इस आदमी की तरफ देखा तो एक झटका लगा, क्योंकि वह शख्स कमरे से जा चुका था। डॉक्टर सुल्तान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। वह शख्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बैठा डॉक्टर सुल्तान का आदमी फौरन डॉक्टर सुल्तान के पास जाकर बोला, जी डॉक्टर साहब, अभी जो मरीज़ बाहर निकला था किस तरफ गया है? डॉक्टर सुल्तान की मुतलाशी नज़रें इसे तलाश कर रही थी। वो बाहर की तरफ गया है, काफ़ी तेज़ चल रहा था। हैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। डॉक्टर सुल्तान कहकर कमरे में चला गया। डॉक्टर सुल्तान परेशान और फिक्रमंद हो गया। इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल की धड़कन भी बेतरतीब हो गई थी। वो सोच रहा था कि उसका कोई दुश्मन है जो इसे जान से मार देना चाहता है। जमाल ने जाते हुए ये भी कह दिया था कि वो एक मुनज़्ज़म गिरोह है। अगर इसने किसी को बता दिया तो काम बिगड़ भी सकता है।
डॉक्टर सुल्तान अकेला ही कमरे में खड़ा सोचता रहा कि वो क्या करे। जब इसकी समझ में कुछ ना आया तो इसने यही फैसला किया कि अभी वो एक आध दिन देखता है कि इसके साथ क्या मामूल से हटकर होता है। अगर कुछ हुआ तो फिर इससे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें शक नहीं था कि डॉक्टर सुल्तान अंदर से बुरी तरह हिल गया था। गजाला अपने ऑफिस में थी। इसके सामने एक मॉडर्न औरत जिसने अपना नाम उमराना बताया था, ब्राजमान एक फाइल दिखा रही थी। आखिरी सफ़ा देखकर इसने फाइल बंद कर दी। फिर इसने सवाल किया, आप जॉब के लिए आई हैं? नहीं, मैं जॉब के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। इमराना ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। आप मुझे अपने बनाए हुए स्केच दिखा रही थी। मैं समझी आप मेरे पास जॉब के लिए आई हैं। गजाला के लबों पर मुस्कुराहट थी। ये मेरा काम है जो मैंने आपको दिखाया है। मेरा आपके पास जॉब करने का कोई इरादा नहीं है। इमराना ने वो फाइल अपने बैग में रखा। वो क्या मकसद है? गजाला इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। कभी आपने सोचा कि कोई दुश्मन आपका भी हो सकता है? इमराना ने इसकी आंखों में झांका। कारोबारी दुश्मन तो कई हैं। गजाला मुस्कुराई। मैं आपकी जान के दुश्मन की बात कर रही हूँ। इमराना का लहजा सनसनीखेज हो गया। गजाला ने इसकी तरफ गौर से देखा और इसके चेहरे से भी मुस्कुराहट मालूम हो गई। मेरी जान का कौन दुश्मन हो सकता है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपने दुश्मन से गाफिल हैं। मैं दरअसल आपको खबरदार करने आई हूँ कि आपकी जान को खतरा है और कोई है जो आपको जान से मार देना चाहता है। इमराना ने बैग अपने कंधे पर लटकाया और वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। गजाला इसकी तरफ खौफजदा नज़रों से देखती हुई खड़ी हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गजाला के होंठ थरथरा रहे थे। खौफ इस पर गालिब आ गया था। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, बस आप एहतियात करें और अपनी ज़िंदगी के मामूलात को जितना महदूद कर सकती हैं कर लें। आपकी बेटी की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन से होने जा रही है और इस शादी से पहले आपका कत्ल हो सकता है। इमराना ने बताया तो गजाला के जिस्म से जैसे जान निकल गई। तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? गजाला ने सवाल किया। इसकी नज़रें इमराना के चेहरे पर पैवस्त थीं। बस मुझे अपना हमदर्द समझ लें और इस बात का किसी से जिक्र ना करें। बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मेरी जान को खतरा है और मैं किसी से जिक्र ना करूं, ये कैसे हो सकता है? गजाला बोली, मुझे किसी न किसी को तो बताना होगा। बताएंगी तो वक्त से पहले मारी जाएंगी। खामोशी से दाएं बाएं नजर रखकर कुछ वक्त निकाल लें। इसे मौका ही नहीं मिलेगा तो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे ये बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और सिक्योरिटी को बुला लूंगी। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। मेरे बैग में मेरे तैयार किए स्केच हैं, साथ मेरी CV है और हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो आप अपनी सिक्योरिटी को बताएंगी। इसलिए अपने दाएं बाएं नजर रखें, लेकिन किसी को बताए बगैर। इमराना इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल करके जाने लगी तो गजाला ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन है जो मेरी जान का दुश्मन है और तुम कैसे जानती हो? इमराना ने पहले नरमी से अपना बाजू छुड़ाया, फिर बोली, ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन बाहर से आकर ही हमला करे। कोई करीब का आदमी भी तो जान ले सकता है। इमराना का लहजा बहुत ही मानियस और गजाला के लिए इस बात को समझना मुश्किल न था। वो इसका चेहरा तकती रही जबकि इमराना दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गजाला ने इस इरादे से कदम उठाया कि वो इसे रोक ले, लेकिन इमराना ने रुककर इसकी तरफ देखा और बोली, चुपचाप और खामोशी से सोचना, दुश्मन कहीं तलाश नहीं करना पड़ेगा। इमराना ये कहकर चली गई। गजाला शीशोपंज में मुबतला इस जगह खड़ी रही। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या करे। अजीब बात थी कि वो औरत इसे ऐसी खबर दे रही थी कि जिसने इसके अंदर का सुकून गारत कर दिया था और वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी थी। वो रात बड़ी अजीब और खौफ से भरी हुई थी। एक ही छत के नीचे 3 अफराद अलग अलग दिल में खौफ लिए लेटे हुए थे। डॉक्टर सुल्तान और गजाला एक ही कमरे में एक ही बेड पर अलग अलग लेटे थे। दोनों थकावट का बहाना करके मुंह दूसरी तरफ किए लेटे थे। दोनों की सोच का महवर एक ही था कि उसका दुश्मन कौन है जो उसे जान से मार देना चाहता है। दोनों के पास सवालात बहुत थे, सोचें ऐसी थी जो इन्हें डस रही थी। इनसे अलग एक और कमरे में फसीहा लेटी हुई थी जिसकी सोच का महवर सिर्फ और सिर्फ ज़हीर था। वो इसके बारे में सोच रही थी, इसकी हकीकत क्या है। अजीब से लोग मिल रहे थे और अजीब सी बातें सामने आ रही थी। फसीहा ये तो तय कर चुकी थी कि हकीकत के आखिरी सिरे तक पहुंचना है और कल इसे नायला से मिलना है। इस वक्त फसीहा को फ़ोन बेल ने चुका दिया। इसने देखा ज़हीर का फ़ोन था। इसने फ़ोन उठाया और अपने चेहरे की परेशानी एक तरफ हटाई और बोली, हेलो। सो रही थी। दूसरी तरफ ज़हीर की आवाज़ आई, अभी नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ज़हीर ने खुशगवार लहजे में कहा। वो क्या है? फसीहा ने अपनी हैरत का इजहार किया। इसके लिए अगर तुम अपने कमरे में हो तो बाहर आना पड़ेगा। गेट तक आ जाओ। गेट खोलो और एक सरप्राइज़ बाहर मौजूद है, ज़हीर ने कहा। आप बाहर खड़े हो? मैं बाहर नहीं हूँ, एक सरप्राइज़ है, ज़हीर ने वजाहत की। ओके, देखती हूँ। वो फ़ोन बंद करके कमरे से बाहर निकले। इसने डरते डरते गेट खोला तो वो इस वक्त वो हैरत ज़दा रह गई जब इसने गेट के बाहर फूलों का अंबार देखा और इस अंबार में एक बड़ा सा गुलदस्ता था। इस गुलदस्ते में एक चमकीले कागज़ में लिपटा दबा सा एक नोट भी लिखा हुआ था।
फसीहा ने दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फसीहा गुलदस्ता उठाया और मुलाजिम से कहा कि वो सारे फूल उठाकर अंदर रख दे। वो खुद कमरे में चली गई। एक कार्ड में इसे सालगिरह की मुबारक दी गई थी। वो खुद हैरान थी कि इस दिन बातों बातों में इसकी सालगिरह की तारीख ज़हीर ने पूछी थी और इसे खुद भी याद नहीं रहा था कि आज इसकी सालगिरह है। इसने देखा तो रात के 12:15 बज चुके थे। दूसरे कार्ड में ज़हीर ने उस दिन के रवैये की बार बार माफ़ी मांगी थी जब फसीहा के साथ इसने गुस्से से बात की थी। जबकि चमकीले कागज़ को जब हटाया तो अंदर एक हीरे की अंगूठी थी, जिसे देखकर फसीहा की आंखों की चमक दो चंद हो गई। कीमती हीरे की अंगूठी और फूलों के अंबार ने तो फसीहा की सोच में तगय्युर सा पैदा कर दिया। ऐसे यकीन हो गया कि ज़हीर इससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है और जो बातें इसके इर्द गिर्द रोनुमा हो रही हैं वो महज अबहाम है। फसीहा ने सोचा, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो शक की बुनियाद पर साथ जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से हकीकत मसह हो जाती है और ऐसा अंधेरा छाने लगता है जिससे सच्चाई छुप जाती है। ज़हीर एक कामयाब कारोबारी आदमी है। इसके बारे में दिलावर और इरफान मिलकर कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं जिससे वह ज़हीर से दूर हो जाए और ये साजिश किसी की भी हो सकती है। फसीहा हीरे की अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर सोचती रही। ज़हीर से और भी अच्छा लगने लगा। सुबह नाश्ता करने के बाद डॉक्टर सुल्तान तैयार होकर जाने से कबल इसने सोई हुई गजाला की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी में बैठते ही इसके दिल में खौफ पैदा हो गया। ड्राइविंग सीट पर इसका पुराना ड्राइवर था। वो इसे भी शक भरी निगाह से देख रहा था और पहली बार घर से निकलते हुए इसे कई अंदेशों ने घेर लिया था। डॉक्टर सुल्तान की गाड़ी रवाना हुई। सारे रास्ते वो किसी चूहे की तरह गाड़ी में बैठा दाएं बाएं और कभी सामने देखता रहा। जो ही इसका अस्पताल आया वो तेजी से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ चला गया। गजाला की आंख लग गई थी, इसलिए इसे मालूम ही ना हो सका कि डॉक्टर सुल्तान किस वक्त गया है। वो उठी और कमरे से मुल्क बाथरूम में चली गई। गजाला अपना चेहरा धो रही थी। आईने में अपने भीगे हुए चेहरे को गौर से देखा। इसे लगा जैसे इसके चेहरे पर झुर्रियां छा गई हों। वक्त ने इससे जवानी छीन ली है और बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी है। इसे पहली बार अपने चेहरे में कशिश दिखाई नहीं दी। उसे उस मॉडर्न औरत के अल्फाज याद है, जरूरी नहीं है दुश्मन बाहर से आकर हमला करे, कोई करीबी भी तो जान ले सकता है। करीब का कौन है मेरे करीब? मेरे सबसे करीब तो सुल्तान है। सुल्तान? गजाला बड़बड़ाई। इसके चेहरे पर सोच के साए मजीद गहरे हो गए। इसका दिल एकदम से धड़का और वो बोली, सुल्तान तो आशिक मिजाज है। इस उम्र में इसके 3 इश्क मंजरे आम पर आ चुके हैं, जिनमें एक संजीदा नोयत का था। कहीं मेरी जान का दुश्मन सुल्तान ही तो नहीं है जो किसी के इश्क में मुझे मार देना चाहता हो। इन सोचों ने गजाला के अंदर एक भौचाल बर्पा कर दिया। इसकी सांसें तेज हो गई और तमाम सोचें सुल्तान पर ही मुर्तकिज हो गई। गजाला घबराई हुई बाथरूम से निकली और खौफजदा अंदाज में दाएं बाएं ऐसे देखने लगी जैसे सुल्तान करीब ही कहीं छुपा हो और अचानक इस पर हमला कर देगा। गजाला की दानिश में वो अपनी जान के दुश्मन तक पहुंच गई थी। इसे यकीन था कि सुल्तान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। गजाला के लिए जरूरी था कि वो सुल्तान से बचे और इसके छुपे हुए इश्क को एक बार फिर सामने लाकर चौराहे में हांडी फोड़ कर सुल्तान को इसका असल चेहरा दिखाकर इससे हमेशा के लिए किनारा कश हो जाए। गजाला के दिल में नफरत आ गई। तो सुल्तान सारा वक्त अपने कमरे में डरते हुए मरीजों को देखता रहा। जब इनसे फारिग हुआ तो सोचों ने उसे घेर लिया। डॉक्टर सुल्तान के दिमाग में एक बात बैठ गई कि कहीं इससे इसकी बीवी गजाला तो नहीं मारना चाहती। इसे मारने की गजाला के पास एक माकूल वजह थी। वो वजह इसके वो इश्क थे जो इससे माजी करीब में हुए थे और वो इनको कभी नजरअंदाज नहीं कर सके। जब भी मौका मिलता वो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए इस पर तीर बरसात देती थी और वो मसलहत के तहत कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर इसके तीर को सह जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं गजाला को इसके नए इश्क का इल्म हो गया हो और वो जान गई हो कि मैं फिर किसी के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ और गजाला को रंज हुआ हो, क्योंकि गजाला ने आखिरी इश्क के इख्तिताम पर कहा था कि अगर अब तुमने कोई ऐसी हरकत की तो वो इसकी जान ले लेगी। अगर किसी पेशावर को इस काम के लिए पैसे देने पड़े तो पैसे भी दे देगी। अब ये बात गजाला ने संजीदगी से कही थी या मजाक में धमकी दी थी, इसकी हकीकत तो गजाला ही जानती थी। लेकिन डॉक्टर सुल्तान ने इसकी कही बात को अब संजीदगी के ऐनक से देखना शुरू कर दिया था। डॉक्टर सुल्तान खुद कलामी करता रहा, इसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने तय नतीजा कर चुका था कि गजाला ही इसे मारना चाहती है। मिसेज नोमान। बिजली की तेजी से डॉक्टर सुल्तान के दिमाग में वो नाम आया। डॉक्टर सुल्तान से नोमान नामी एक शख्स अपना इलाज करा रहा था और वो बाकायदगी से अस्पताल आता था। इन दिनों में वो सीढ़ी से फिसल कर गिर गया था, इसलिए अस्पताल आना मुमकिन नहीं रहा था। मामूल का चेकअप बहुत ज़रूरी था, इसलिए मिसेज नोमान ने खसूसी दरख्वास्त की थी कि वो खुद डॉक्टर सुल्तान को अपनी गाड़ी में लेने के लिए आई। अच्छी फीस और पुराने ताल्लुक की वजह से डॉक्टर सुल्तान इसकी गाड़ी में बैठकर इसके घर में नोमान को देखने चला गया। वैसे भी वो नोमान को इसके घर चेक करने क्यों न जाता, क्योंकि मिसेज नोमान, जिसका नाम शगुफ्ता था, 50 साल की उम्र में भी अपनी उम्र से कम दिखाई देती थी। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। दिल फेंक डॉक्टर सुल्तान तो इसे जब भी देखता एक आह भर कर रह जाता।
इस बार जब वो नौमान के चेकअप के लिए इसके घर गया तो शगुफ्ता ने डॉक्टर सुल्तान के लिए चाय बनवाई और दोनों अलग बैठकर चाय पीने लगे। तब शगुफ्ता ने एक बात कही थी, मैं अपने शोहर की बीमारी से जिच हो गई हूँ। इसकी बात सुनकर डॉक्टर सुल्तान चौंक कर शगुफ्ता की तरफ देखने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोली, वैसे भी मेरी शादी मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स के साथ हो गई थी। दरअसल वो दौलतमंद बहुत थे और दौलत ने इनकी उम्र को छुपा लिया था। आज एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई थी। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो आपकी तरह का हो, पुरकशिश और जाज़िब नज़र। शगुफ्ता ने अपनी बात डॉक्टर सुल्तान के चेहरे पर नज़रें जमा कर ख़त्म कर दी थी और बात ख़त्म होने के बाद इसकी तरफ देखती रही थी, जबकि डॉक्टर सुल्तान की हालत ऐसी हो गई जैसे इसे कारून के खजाने से नवाज दिया गया हो। अपने बारे में वो खूबसूरत औरत के मुंह से वो अल्फाज सुनकर बेहद मसरूर हो गया। वो मुस्कुराया, कैसा हसीन इत्तेफाक है, मेरी शादी भी इसी जगह हुई जो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मुझे खानदानी फैसला कबूल करना पड़ा। इसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई तो शगुफ्ता एक तरफ हट गई और मुलाजमा ने अंदर आकर बताया कि उनको साहब बुला रहे हैं। शगुफ्ता ने नागवारी से जाने के लिए कदम उठाया तो जाते हुए वो धीरे से बोली, हम फिर बात करेंगे। वो कमरे से चली गई और डॉक्टर सुल्तान जैसे जाना भूल गया। इसके बाद इनकी मुलाकातें मजीद से मजीद तर होती गई। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। डॉक्टर सुल्तान को अब शक हो गया कि गजाला इनको एक साथ देख चुकी है और गजाला इस दिन गुस्से में अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए किसी पेशावर कातिल से रब्ता कर लिया होगा और वहां से जमाल को पता चल गया होगा और वो हमदर्दी में इसे बताने के लिए आ गया। कड़ी से कड़ी मिलने लगी और डॉक्टर सुल्तान को जैसे सारी बात समझ में आ गई। डॉक्टर सुल्तान ने सोच लिया कि अगर गजाला ऐसा कदम उठा चुकी है तो इसके वार को नाकाम बनाकर अपना रास्ता अलग कर लेने में ही भलाई है। डॉक्टर सुल्तान ने सोचने के बाद मानी है अंदाज में सर हिलाया और दिल ही दिल में मुस्कुरा कर बोला, ये तो दिलचस्प दुश्मन है, जिसे ज़ेर करने में भी मज़ा आएगा।